प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबों के बीच एक बार फिर से चैप्टर प्रोबेबिलिटी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। हालांकि संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल ऐसी क्या आन पड़ी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिखना पड़ा। तो बात यह है कि वर्ष 1654 में फ्रांस के दो जुआरी राजकुमार, एक का नाम था एंटोनी गोम्बार्ड और दूसरे का नाम था चेवलियर डी मेरे। एक का नाम था एंटोनी गोम्बार्ड और दूसरे का नाम था चेवलियर डी मेरे। इन दोनों के आपसी विवाद ने दो मशहूर मैथमेटिशियन के मन को इस कदर छू लिया कि उन दोनों को लगा कि हाँ यार, इनकी समस्या का तो समाधान होना चाहिए। और वो दोनों महान मैथमेटिशियन का नाम था ब्लेज पास्कल और दूसरा था पियरे डी फॉर्मेट। ये भी फ्रेंच से बिलोंग करते थे। तो इन दोनों जुआरी को लगा, इन दो जुआरी भाई एंटनी गोम्बार्ड और चेवलियर डी मेरे खेल के एक समस्या में फंसे हुए थे। और इनकी समस्या ये था कि ए पेयर ऑफ डाई, मतलब पासों की एक जोड़ों को 24 बार अगर फेंका जाए तो कम से कम एक डबल 6 पर माल लगाया जाए या नहीं। माल मतलब पैसा। यानी इन दोनों जुआरी का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि पासों की एक जोड़ी को अगर 24 बार फेंका जाए तो कम से कम डबल 6 अंक आने पर पैसा लगाया जाए अथवा नहीं। क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि पासों की एक जोड़ी को 24 बार फेंकने पर कम से कम डबल 6 आने की संभावना कितनी है। और यह समस्या चेवलियर डी मेरे के मन में था और वो सीधे सीधे मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के पास पहुंच गए। यानी चेवलियर डी मेरे ब्लेज अंकल के पास पहुंचे कि चचा फंस गए, निदान करिए। तो यार लगा कि हाँ यार, सोचता हूँ कि 24 बार अगर एक पेयर ऑफ डाई को अगर फेंका जाए तो पॉसिबिलिटीज क्या है, एटलीस्ट डबल 6 का। और उन्होंने बहुत आगे तक पहुंचाया भी और इनका सॉल्यूशन भी ब्लेज साहब ने चेवलियर को बताया, यानी पास्कल साहब ने डी मेरे को बताया। हालांकि इस मौके, प्रोबेबिलिटी जो है मौके का खेल कहा जाता है। यानी मौका देखकर चौका मारो, यही है बस। ये गेम का खेल है। गेमिंग करने पे हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का अगर नॉलेज होना तो कोई भी गेम खेलने में आसानी होती है। हम लोग संभावना निकाल सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर का, इस मौके के खेल का संपूर्ण निदान का श्रेय केवल ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट को दे दी जाए तो बहुत सारे मैथ्स के जादूगर के सफलतापूर्ण परिणाम को ओझल करने का अपराधी माना जा सकता हूँ। क्योंकि 15वीं और 16वीं सदी में भी इस खेल से उत्पन्न कुछ विशेष समस्याओं को हल की गई थी। फिर 1812 में पियरे डी लेपलेस साहब आए और उनके एक बुक का नाम था थ्योरी एनालिटिक डिस प्रोबेबिलिटी। थ्योरी एनालिटिक डिस प्रोबेबिलिटी, इसमें बहुत सारे नए विचार और गणितीय तकनीकों की शुरुआत की गई थी। और उनके बाद भी इन्हीं लोगों के बीच प्रोबेबिलिटी नहीं रहा। इनके बाद भी बहुत सारे मैथमेटिशियन आए। एक का नाम था चेबिसेव, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी पर काम किया। फिर मार्कव साहब आए, मार्कव ने भी प्रोबेबिलिटी पर काम किया। उसके बाद वॉन माइस आए, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी पे काम किया। और उसके बाद कोलमोगोरोव साहब आए, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी पर विशेष काम किया। दरअसल यही चंद लोग मिलकर के प्रोबेबिलिटी नहीं, ये लोग मशहूर थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बनाने में और उनके समस्या को सॉल्व करने पे। इन महापुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और योगदान तो बहुत सारों का रहा है प्रोबेबिलिटी पे। अगर इन सबों के इतिहास में ले जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि दरअसल प्रोबेबिलिटी जो है ये गेमिंग का खेल है।
प्रोबेबिलिटी चैप्टर किसी गेम को हम लोग आसान करने के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला काम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, जो काम हम लोग संख्या में, यहाँ पे नंबर में बताना है, डे टू डे लाइफ में हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकली मेजर ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी कि जिस काम की संभावना हम लोग संख्या में बताते हैं ना, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी काम हो जाने की जो आंसर हम लोग जब भी नंबर में बताते हैं उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे यहाँ पे। यानी कि प्रोबेबिलिटी तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि मौसम अगर काला है तो ये कहेंगे कि हाँ यार पानी पड़ने वाली है या वर्षा होने वाली है। कोई कहेगा कि नहीं पानी नहीं पड़ सकता, ये पानी खत्म हो जाएगा, केवल बादल किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ चैप्टर में ऐसे पढ़ेंगे कि किसी खेल में अगर यदि 10 पॉसिबिलिटीज़ है तो मेरे फेवर में 5 पॉसिबिलिटीज़ या 4 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर टोटल पॉसिबिलिटीज़ 10 है तो मेरे पक्ष में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 5 और 4 है। तो जब हम लोग इस तरह की संख्या में सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, इनकी संख्या में जब इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं तब हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा, हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ मंत्र आएगा। मंत्र मीन्स छोटा छोटा वर्ड आएगा, इस वर्ड के मायने को समझना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो पहला वर्ड है ना, वो आएगा आपको एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रयोग। यानी कि प्रयोग क्या होता है, एन ऑपरेशन which can operate or produce some well-defined object, सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, जब भी किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे हम लोग कोई काम करते हैं, रैंडम काम करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये जो पेन है ना, यहाँ पे एक पेन बना हुआ है, पेन, हम इस पेन को यहाँ से उठा करके इस जगह पे ले आए, है ना, ये यहाँ पे ले आए। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज करिए ये आप लोगों का दिल है और आप लोग दिल को यहाँ पे लाके रख दिए, है ना। तो ये क्या हुआ, रैंडम, आप लोगों का मन में नहीं था कि दिल को यहाँ से यहाँ किया जाए, लेकिन दे दिए। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखे कि क्या हुआ। यानी कि कोई भी ऑपरेशन मतलब क्या, काम, विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मेरे हाथ से इस हाथ में था तो इस वाले हाथ में रख लिए, ये क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, इसी का नाम होता है एक्सपेरिमेंट। चलिए अब दूसरा वर्ड इसमें आएगा, दूसरा वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो होगा द आउटकम इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक का मतलब क्या हुआ, द आउटकम इज नॉट यूनिक, यानी ऐसा काम
जिसका जो है आने का संभावना हम लोगों को नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह मिलेगा। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता है कि किसी भी काम का जो हम लोगों को आंसर नहीं मालूम होगा उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि पॉकेट से एक कॉइन को निकालें और हवा में उछाल दिए, और जब तक कॉइन हवा में था तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो गिरेगा वो हेड होगा या टेल होगा। गिरने के बाद देखेंगे कि अरे हेड आया या फिर टेल आया। यानी कि इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हम लोग अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी यहाँ इतना ही समझना है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर यदि आउटकम्स हम लोगों को पता नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट कर दिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक डाई को अगर यदि फेंकना है, तो एक डाई को अगर यदि फेंक रहे हैं तो हमको ये नहीं पता है, जैसे कि ये डाई को अगर थ्रो किए तो ये डाई में हद से हद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 अंक तक आएगा। लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि उस 6 में से कौन सा अंक आएगा। जब उस डाई को रोल कर रहे होंगे, जब उस डाई को फेंक रहे होंगे, तो ये नहीं को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर दूसरा देख सकते हैं कि वही बताए, जो कॉइन को टॉस करें तो ये नहीं मालूम होगा कि जब तक कॉइन एयर में गिर ना जाए तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि हेड और टेल दोनों में से क्या आएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए अब हम लोगों को देखना है तीसरा वर्ड जो इसमें आएगा वो होगा सैंपल स्पेस। बिल्कुल सिंपल स्पेस नहीं, सैंपल स्पेस। चलिए सैंपल स्पेस अच्छे से समझना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। SAMPLE सैंपल स्पेस होता है किसी भी इवेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट या ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो जितना पॉसिबल आउटकम्स होगा ना उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। यानी इसको हिंदी में भी सैंपल स्पेस भी पढ़िए ना। यानी कि इसको अगर यदि आप लोग डिक्शनरी करिएगा या फिर गूगल करिएगा इसका हिंदी तो बड़ा अजीब देगा, लिखेगा नमूना जगह। मतलब नमूना जगह क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस ही समझना है। तो सैंपल स्पेस को अच्छे से समझना है क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन प्रोबेबिलिटी के सारे सवाल में मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी काम का जो टोटल संभावना होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक, अच्छा देखिए सैंपल स्पेस को अक्सर हम लोग एस से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल एस से या स्मॉल एस से, यानी एस से डिनोट करते हैं। सपोज करिए इसका अगर एक एग्जांपल देंगे कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, लिस्ट द सैंपल स्पेस। यानी अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो आपको सैंपल स्पेस बताना, यानी एक सिक्का को टॉस किए, उछालें, तो आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है। कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस को XS बोलते हैं, है ना। और एक कॉइन में क्या क्या होता है, तो हेड और टेल होता है। तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे हेड और यहाँ पे लिखेंगे टेल। यानी इसमें अगर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस देखा जाए तो हम उसको NS बोलेंगे। NS भी बराबर क्या मिल जाएगा, 2। अगर यहीं पे बोलता कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया है, इफ 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, लिस्ट द सैंपल स्पेस। लिस्ट द सैंपल स्पेस।
अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया गया है तो सैंपल स्पेस को लिखना है, क्या होगा। यानी दो कॉइन को टॉस किया गया है तो टोटल क्या सैंपल स्पेस बन सकता है। तो देखिए सैंपल स्पेस जो इसका लिखना है ना, हो सकता है कि पहला कॉइन में हेड आए और दूसरा कॉइन में भी हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला में हेड आए बाद में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला वाला में टेल बाद वाला में हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों कॉइन में मेरा टेल ही गिरे। यानी अगर दो कॉइन को टॉस करिएगा ना तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको मिलेगा 4। 4 मीन्स क्या, 2 × 2। जैसे 1 कॉइन को टॉस किए थे ना तो सैंपल स्पेस टोटल कितना बना था, 2 × 1 मीन्स 2, है ना। यानी कि यही हुआ। तो यहाँ पे देखिए अगर यदि बोला जाएगा कि 3 कॉइन को टॉस किया जाए तब, इफ 3 कॉइन और टॉस टुगेदर लिस्ट द सैंपल स्पेस। लिस्ट द सैंपल स्पेस। अगर 3 ठो कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो आप लोगों को सैंपल स्पेस बताना है। तो हम लोग खूब आराम से लिख सकते हैं कि हो सकता है पहला बार हेड आए, दूसरा बार भी हेड आए, तीसरा बार भी हेड आ जाए। ये पहला पॉसिबिलिटी। हो सकता है पहला दो हेड आ जाए बाद वाला टेल आए। हो सकता है पहले हेड बीच में टेल और लास्ट में हेड आए। या हो सकता है पहला टेल और बाद में दोनों बार हेड ही आए। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों बार टेल आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला 2 टेल आए बाद वाला हेड हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है पहला टेल फिर हेड बाद में टेल आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है पहला हेड और बाद वाला दोनों टेल आ जाए। यानी अगर 3 और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर 3 कॉइन को टॉस किए हुए हैं, 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन को एक साथ अगर टॉस किए हैं तो जो सैंपल स्पेस बनेगा ना तो टोटल 8 सैंपल स्पेस बनेगा। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 8 बनेगा। 8 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 मीन्स क्या बना, 8। अच्छा ये 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल 2 चीज होता है। तो कितना बार टॉस किए हैं, तो 3 बार किए हैं। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 8 मिला। और साहब ध्यान से देखिएगा ना तो एक फॉर्मूला यहाँ से प्रकट होगा। कौन सा, कि अगर एक कॉइन को अगर n टाइम टॉस कर दिया जाए, है ना, n टाइम टॉस किया जाए या फिर n कॉइन्स टॉस टुगेदर, है ना। इफ n कॉइन्स टुगेदर देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। लिस्ट तो नहीं लिख पाएंगे, जैसे आप लोग को बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कि एक वाला तो जब सिंगल कॉइन की बात था ना तो आराम से लिख दिए, दिक्कत नहीं हुआ। जब 2 कॉइन था ना फिर भी थोड़ा लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉइन जब हुआ ना तो थोड़ा सोच करके लिखिए कि अब क्या होगा, अब क्या हुआ। यानी सैंपल स्पेस लिखने में 3 कॉइन में मुसीबत हुई, चूँकि 8 पॉसिबिलिटीज टोटल निकल गया। उसी तरह जब कह दे कि 4 कॉइन को टॉस किया गया है, 6 कॉइन को टॉस किया गया है, 7 कॉइन को टॉस किया गया है, जब कॉइन 4 से ज़्यादा मिलेगा ना तो सैंपल स्पेस को लिखने के लिए नहीं बोलेगा, केवल बोलेगा कि सैंपल स्पेस की संख्या कितनी होगी, ये चीज़ बताना है। यानी अगर यदि नंबर ऑफ कॉइन, जैसे हम लोग क्या देखें, 2 कॉइन था तो सैंपल स्पेस 2 बना और उसको हम लोग लिख दिए 2 × 2। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2⁻1। अगर 2 ठो कॉइन को 2 बार टॉस किए थे तो सैंपल स्पेस की संख्या 4 मिली, मतलब इसको हम लोग लिख दिए 2⁻2 या 2 × 2। या फिर यहाँ पे देखिए कि 3 कॉइन को अगर एक साथ टॉस कर दिए तो सैंपल स्पेस की संख्या 8 बनी। 2 × 2 लिख सकें या फिर 2⁻Q कर दिए। अगर यदि n कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया जाए तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, तो 2n बनेगा। जैसे एक कॉइन था 2⁻1 बना, 2 कॉइन था 2⁻2 मीन्स 4 आया ना, 3 कॉइन था तो 2⁻3। उसी तरह अगर 8 कॉइन है ना तो n कॉइन है ना तो 2 का पावर क्या बन जाएगा, n बनेगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस में कोई दूसरा एग्जाम्पल। सैंपल स्पेस को अच्छे से इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना। सैंपल स्पेस को अच्छे से समझना है। चलिए अब देखते हैं फोर डाई पासा लूडो शकुनी बाबा, ठीक है। हाँ भाई, डाई देखते हैं। अगर यदि आप 1 डाई को थ्रो किए हैं, 1 डाई इज थ्रोन, लिस्ट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो क्या होगा, अगर एक डाई को थ्रो किए हैं या रोल किए हैं, मतलब एक लूडो को जब आप फेंके हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 इतना ही मिलेगा। मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, यहाँ पे 6 बना। अब दूसरा कि अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, इफ टू डाई आर थ्रोन, तब बोला जाएगा लिस्ट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अगर 2 डाई को फेंका गया तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, लिख देते हैं। यानी पहला डाई में 1 आया तो दूसरा में भी 1 आ सकता है। टोटल पॉसिबिलिटीज लिखना है। पहला में 1 आया तो दूसरा में अंक 2 आ सकता है, यानी पहला डाई में 1 आ गया, दूसरा में 2 आया। पहला में 1 आया तो दूसरा में 1 आया। इसी तरह टोटल कितना बन सकता, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। अगर पहला में 2 लिए तो दूसरा में 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। फिर यहाँ पे 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है और 3 के साथ 6। फिर यहाँ 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। फिर यहाँ पे 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, फिर 5 के साथ 3, फिर यहाँ पे 5 के साथ 4, फिर 5 के साथ 5, फिर यहाँ पे 5 के साथ 6 आ सकता है। फिर यहाँ 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2, यहाँ 6 के साथ 3, फिर यहाँ 6 के साथ 4, फिर यहाँ 6 के साथ 5, फिर यहाँ 6 के साथ 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा 6 तक तो नंबर ही होता है। तो हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, कई लोग इरिटेट भी हो रहे होंगे कि सर अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल इतना पॉसिबिलिटीज लिखने क्या ज़रूरत है। अरे बोला गया था लिस्ट द सैंपल स्पेस। यानी हम लोग देखिए कि अगर 2 डाइस अगर फेंके ना तो सैंपल स्पेस कितना है, तो आप लोग गिन के देखिएगा तो टोटल आपको 36 नज़र आएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। यानी जो सैंपल स्पेस का संख्या हुआ ना, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बना ना, 6 का पावर 2 मीन्स क्या बन गया 36। अगर एक ठो डाई को सिंगल बार थ्रो किए थे ना तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस बना था ना 6 का पावर 1 मीन्स 6, जो यहाँ लिखे भी हैं, है ना। तो अगर 2 डाई से ज़्यादा थ्रो या रोल किया होगा, यानी 2 लूडो या 2 पासा से ज़्यादा पासा की अगर बात करेगी तो सारा जो है कि सैंपल स्पेस को लिखने का जरूरत नहीं है। केवल आपको क्वेश्चन में चाहिए कि सैंपल स्पेस की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इससे जैसे देखिए हम लोग अगर 2 डाइस को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस टोटल कितना बना 36 बना। अगर सिंगल डाई को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस कितना बना 6 बना। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे कि अगर 3 डाइस को अगर दीदी थ्रो करते हैं ना, अगर 3 डाइस रहता तो हम लोग क्या बनता, इसका सैंपल स्पेस कितना बनता, तो 6 का पावर 3 बनता। हम अगर यदि 4 डाई रहता है ना, 4 डाइस रहता तो सैंपल स्पेस कितना बनता, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 की पावर 4 बनता। इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर यदि n डाइस रहता, इफ नंबर ऑफ डाइस n रहता,
एन डाइस रहता तो एन डाइस को जब आप रोल करेंगे या थ्रो करेंगे तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा ना वो 6 का पावर क्या बनेगा, n। जैसे कि अगर 1 डाई को अगर रोल कर रहे थे तो सैंपल स्पेस 6 बना, अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे थे तो सैंपल स्पेस 2 का पावर 2 मीन्स 36 बना। अगर 3 डाइस को अगर यदि यहाँ पे 3 डाइस को अगर थ्रो किए थे तो सैंपल स्पेस 6 का पावर 3 मिला। अगर 4 डाइस को थ्रो कर रहे थे तो 6 का पावर 4 मिला। अगर 5 डाई n डाई को थ्रो कर रहे थे तो 6 का पावर n मिला, है ना। ये सैंपल स्पेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा लिखा रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आते हैं सैंपल स्पेस का एक और टाइप पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो है कार्ड। कार्ड तो आप लोग जानते ही हैं ना। कार्ड क्या होता है, ताश, जिसको खेलने पर यही खेल में तो दोनों जुआरी का जो है कि प्रोबेबिलिटी लिखवा लिए हैं, है ना। सबसे पहले आते हैं कार्ड के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कार्ड के बारे में, है ना। कार्ड में टोटल कितना पत्ता होगा, एक कार्ड में अगर पत्ते गिने जाएंगे तो 52 होगा। तो एक बार हम जब पढ़ रहे थे ना तो हमको बोला गया कि कार्ड में टोटल 52 पत्ता होता है। तो हम जा कर के कार्ड को खरीद लिए और उसके बाद जब हम लोग गिनना स्टार्ट किए तो 54 गो निकल गया। बोले कि सर गड़बड़ा गए का, 54 है और यहाँ पे लिखा दिए थे 52। सर से पूछे सर 54 निकला जो? बोला कि 2 ठो जोकर है घर में, बच्चा बुतरू है, खेलने दे दीजिए, 52 ही काउंट करिएगा। तो बिल्कुल भैया, है ना, 2 ठो एक्स्ट्रा जोकर रहता, उससे कोई लेना देना नहीं। कार्ड जब भी होगा ना तो 52 पत्ता ही मिलेगा। और सुनिएगा, कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हमको कई बार भरोसा नहीं होता है, एक बार लिखा देते हैं। कार्ड को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, डिवाइड किया है, बांटा है। कौन कौन सा सबसे पहले जो कार्ड के बारे में है ना, वो कार्ड के बारे में हम लोग ये देखें कि 52 पत्ते होंगे और वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 26 जो है वो रेड कलर का होगा, यानी लाल कलर का होगा। और जो 26 पत्ते आपको पूरे कार्ड के अंदर दिखेंगे ना, वो ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर मतलब काला, है ना। और उसके बाद साहब इस 26 रेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 13 जो है वो आपको डायमंड नजर आएगा, है ना। डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ता, ईंटा। और इसका तस्वीर अगर देखें तो ये वाला बर्फी वाला होता था, है ना। ये सारा रेड कलर लाल में दिखेगा, यानी ये भी आपको लाल में नजर आएगा, रेड कलर में। और 13 आपको दिखेगा दिल वाला पत्ता, है ना, हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पान का पत्ता, पान वाला पत्ता। और इसका जो फिगर रहेगा ना साहब, दिल जैसा रहेगा। पान तो आप लोग जानते हैं, यानी ये भी रेड कलर में इस तरीके का दिखेगा। यानी कि 26 रेड कलर को 2 पार्ट में बांटा है, 13 डायमंड और 13 हार्ट। और दूसरा जो 26 ब्लैक है ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और वो जो पहला पार्ट है ना, 13 आपको क्लब दिखेगा, 13 क्लब दिखेगा। क्लब को अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्लब होगा ना उसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़िया, है ना, चिड़ी आप लोग देखिएगा, चिड़ी। और उसके बाद 13 क्लब हो गया और 13 होगा स्पेड। स्पेड मतलब क्या, हुकुम वाला पत्ता, हुकुम। और साहब स्पेड का, चिड़ी का जो तस्वीर होगा न कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे कुछ दिखेगा। और जो हुकुम का पत्ता होता है ना, उसका फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके। ये भी काला कलर में दिखेगा, टोटल ये काला कलर में दिखेगा, ये भी काला, क्योंकि ये 26 ब्लैक का ही 2 टाइप किया गया है। 13 क्लब होगा और 13 स्पेड होगा। इस फिगर को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो, है ना। अच्छा देखिए एक और बात कि कार्ड में ना
कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। पहले तो ये जाने कि जो 26 रेड कलर का कार्ड को दो टाइप में डिवाइड किया है, डायमंड और हार्ट में, तो डायमंड में भी आपको एक किंग मिलेगा, है ना, और हार्ट में भी आपको एक किंग मिलेगा, स्पेड में भी क्लब में भी आपको एक किंग दिखेगा और स्पेड में भी आपको एक किंग दिखेगा। और जब राजा है ना साहब, रानी तो होगी ही, यानी कि यहाँ पे भी एक क्वीन दिखेगी, हार्ट में भी एक क्वीन दिखेगी, स्पेड में भी एक क्वीन दिखेगी, और क्लब में भी एक क्वीन दिखेगी, और स्पेड में भी एक क्वीन दिखेगी। उसके बाद जब राजा है, रानी है, एक तो चपरासी तो रहेगा ही, यानी कि यहाँ पे भी एक जैक दिखेगा, यानी गुलाम, यहाँ पे भी एक जैक दिखेगा, यहाँ पे भी एक जैक दिखेगा, और यहाँ पे भी एक जैक दिखेगा। साहब आप लोग देखिएगा कि एक बोला जाएगा कि एक कार्ड में जिसका तस्वीर बना होता है ना, फिगर यानी फेस कार्ड, वो इन्हीं सब तीनों का होता है, किंग क्वीन जैक। यानी कि एक कार्ड में अगर तस्वीर बना हुआ है तो टोटल 3 कार्ड ही होता है, यानी कि किंग क्वीन जैक, इस 3 टाइप में ही आपको मिलेगा फिगर, तस्वीर बना हुआ। तो यानी बोला जाएगा नंबर ऑफ फेस कार्ड बताइए, तो 3 तो डायमंड में मिल जाएगा, 3 हार्ट में मिलेगा, 3 क्लब में मिलेगा, और 3 स्पेड में मिल जाएगा। यानी टोटल अगर काउंट कर ले कि टोटल आपका जो है कि नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना मिल गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं 12 मिलेगा, है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड जो हो गया, नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12, है ना। अच्छा देखिए, कार्ड जब आप लोग देखिएगा ना अच्छे से, तो कार्ड में संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबरिंग नहीं, वो 1 की जगह पर लिखता है इक्का, कैपिटल ए बना हुआ रहेगा, है ना। इक्का मतलब एस इसको बोलते हैं, ACE, एस। यहाँ पे भी चारों में एक एस मिलेगा, लेकिन इसको फेस कार्ड नहीं बोलेंगे, फेस कार्ड वही किंग क्वीन जैक को बोलेंगे। और ये किंग क्वीन जैक चारों फॉर्मेट में दिखेगा, डायमंड में, हार्ट में, क्लब में, स्पेड में। और ये जो बाकी जो कार्ड का नंबरिंग स्टार्ट होता है ना, वो 2 से स्टार्ट होता है, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा, यानी कि 2 3 4 5, आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी आपको 2 से लेकर के 10 संख्या इसमें भी दिखेगा, इसमें भी आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूँकि भाई साहब कि 1 को कौन खा गया, इक्का, यानी एस जिसको बोलते हैं ना। यहाँ पर भी चूंकि यहाँ पे लिख दिए नंबर ऑफ फेस कार्ड। अच्छा आपसे ये भी बोला जाएगा कि एक कार्ड में टोटल जैक कितना होता है, यानी आपसे अगर बोला जाए नंबर ऑफ जैक बताइए, है ना, गुलामों की संख्या, तो यानी कि एक गुलाम तो डायमंड में होगा, एक गुलाम हार्ट में, एक गुलाम की जैक में, क्लब में, और एक गुलाम जो है कि स्पेड में, यानी 4 गुलाम मिलेगा। यानी नंबर ऑफ जैक 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वीन कितना होगी ये भी 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ जो है किंग कितना होगा, तो नंबर ऑफ किंग्स भी आपको 4 ही मिलेंगे। नंबर ऑफ एस 4 मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 + 4, चूँकि इन तीनों का तस्वीर बना रहता है। तो ये चीज़, ये फिगर आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या हो गया, असंभव घटना। यानी इफ़ नो एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस, अगर सैंपल स्पेस से एक भी नंबर नहीं आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपसे बोला जाए कि अगर यदि एक पैक ऑफ कार्ड से एक पत्ता अगर आप खींच रहे हैं तो संख्या 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है।
तो आप लोग बोलिएगा सर एक कार्ड में अंक तो 2 से स्टार्ट होता है तो 1 कैसे आएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि अगर एक लूडो में एक डाई को अगर रोल किए तो उससे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुरंत बोलिएगा कि नहीं सर आपका दिमाग गड़बड़ हो गया है। अगर आप डाई को रोल कर रहे हैं तो वहाँ से हेड कैसे आएगा, 1 से लेकर के 6 अंक तक ही आएगा, यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है। यानी इस तरीके का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपसे अगर कहा जाए इसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन तो यही हो गया कि अगर इफ नो एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम सैम्पल स्पेस, अगर सैम्पल स्पेस का एक भी सैम्पल स्पेस से एक भी एलिमेंट कम नहीं आता है कॉमन या नहीं निकाल सकते तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन, देखिए एग्जाम्पल है, इफ़ ए डाई इज रोल व्हाट इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 1। यानी कि अगर यदि इसका आंसर देखिएगा, अगर यदि मान लेते हैं, लेट करिएगा एस बी द सैम्पल स्पेस लिख दीजिएगा, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, है ना, सैम्पल स्पेस। यानी अगर आप एक डाई को रोल करेंगे तो टोटल सैम्पल स्पेस आपको इतना ही नज़र आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप वैसा इवेंट बताइए जो 1 से कम हो। तो 1 से कम अगर यदि मान लेंगे, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1, यानी कि अगर आप लेस देन 1 देखें तो आपको यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस से कितना संख्या 1 से कम दिख रहा है, सर 1 भी नहीं, यानी कि 1 भी नहीं तो 0 दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है ना। जैसे कि हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में देखेंगे तो इम्पॉसिबल इवेंट इसी को बोलते हैं। अगला आता है कि श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, है ना, SURE, श्योर इवेंट, इनको बोलते हैं निश्चित घटना, निश्चित घटना। यानी श्योर इवेंट होगा इफ एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम सैम्पल स्पेस, इफ एलिमेंट्स comes from सैम्पल स्पेस। यानी अगर सैम्पल स्पेस से एलिमेंट आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, श्योर इवेंट है। जैसे वही ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर देखें, सेम एग्जाम्पल, कि अगर यदि इफ अ डाई इज थ्रोन और बोला जाए कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 4, है ना, तो हम लोग तुरंत लिखते सॉल्यूशन में लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, ये वाला लिख देंगे। और टोटल सैम्पल स्पेस लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 एक डाई को। तो यहाँ से आपको एक और इवेंट जिस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए, जिस क्वेश्चन के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो उसके लिए आपको एक इवेंट लेट करना चाहिए। ई लेट करें, ए लेट करें, बी लेट करें। हम यहाँ पे लेट कर लिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 बोला गया था, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, है ना, यहाँ पे यही बोला गया है। तो आप लेट कर लीजिएगा, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4।
तो 4 से छोटी अंक कौन कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यानी हम लोग क्या देखें, श्योर इवेंट किसको बोलेंगे कि अगर सैंपल स्पेस से कुछ नंबर कॉमन आता हो ना तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, श्योर इवेंट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि सिंपल स्पेस किसको बोलते हैं। सिंपल स्पेस, साधारण घटना, ये होता है इफ़ वी गेट ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम सैंपल स्पेस। सिंपल नहीं, सैंपल स्पेस से अगर हम लोग केवल एक मेंबर पाते हैं ना तो वैसी इवेंट को, वैसी घटना को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट, है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इफ अ कॉइन, इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द इवेंट दैट बोथ आर हेड। हेड यानी अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो व्हाट इज द इवेंट दैट बोथ आर हेड। तो देखिए कि आप अगर एक कॉइन, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें दोनों हेड आए, इसकी टोटल कितनी घटना है, कितना संभावना निकलेगा। तो सबसे पहले आप एस के बारे में लिख दिए। 2 कॉइन के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज पहले लिखिएगा और जो क्वेश्चन है उसको बाद में सोचिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर सॉल्व करेंगे ना तो पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन किस बारे में है। तो यानी 2 कॉइन को टॉस किया गया है तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, 4, हेड हेड हो, हेड टेल हो, टेल हेड हो और टेल टेल। और एक आप इवेंट क्वेश्चन के बेसिस पे लेट करेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ गेटिंग बोथ आर हेड। यानी कि आपको यहाँ पे इस सैंपल स्पेस में टोटल कितना नंबर दिख रहा है जिसमें दोनों में हेड हो, तो केवल यही दिख रहा है, एक ठो ही हेड हेड। तो और यही तो कहता है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या कहता है कि अगर हम लोग टोटल पॉसिबिलिटीज़ में, मतलब सैंपल स्पेस से अगर एक ही मेंबर कॉमन ले आए तो उसको बोला जाएगा सिंपल इवेंट। अब देखिए हम लोग आगे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द इवेंट ऑफ नंबर गेटिंग मोर देन 5, है ना, 5 से ज़्यादा, तो एक ही अंक आएगा 6। या फिर बोला जाएगा कि अगर एक डाई को रोल किए तो आपको इवेंट कितना होगा वो बताइए, जो 3 से ज़्यादा हो और 5 से कम, तो एक नंबर आएगा 4, उसको भी हम लोग सिंपल इवेंट बोल सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा दूसरा है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट या फिर बोला जाएगा कंपोजिट इवेंट। इसी को और एक वर्ड से बोलते हैं जिसका नाम है मिक्स्ड इवेंट। इवेंट इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इफ एन इवेंट, इसका डेफिनेशन होगा, कंपाउंड इवेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौगिक घटना, है ना। यौगिक घटना या फिर कंपाउंड इवेंट, कंपोजिट इवेंट को हम लोग बोलते हैं समग्र
घटना, और मिक्स्ड इवेंट को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, मिश्रित घटना, है ना। तो ये होता क्या है, एन इवेंट विच इज नॉट सिंपल, है ना, कोई भी इवेंट जो सिंपल नहीं है उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट। इसको लिख सकते हैं एन इवेंट विच इज नॉट सिंपल is called कंपाउंड इवेंट लिख देंगे, और कंपोजिट इवेंट लिख देंगे, या मिक्स इवेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द इवेंट of getting at least one head। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, इसको क्या हम लोग कंपाउंड इवेंट का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जो सिंपल के श्रेणी में ना आवे। सिंपल मतलब साधारण घटना। साधारण घटना क्या होता है, जैसे सिंपल स्पेस से एक ही नंबर अगर आवे तो उसको सिंपल स्पेस बोलते हैं। तो कंपाउंड स्पेस किसको, जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर आए उसको कंपाउंड या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे 2 डाइस है ना, तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटीज लिखिए, तो यही टोटल पॉसिबिलिटीज होगा, है ना। टोटल पॉसिबिलिटी बोला गया है कि कम से कम 1 हेड आए, तो जब भी भैया कम से कम लिखा रहे ना, एटलीस्ट वर्ड, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 1 हेड बोला गया है, तो अधिक से अधिक 2 हेड होगा तो भी काम चलेगा। तो आप एक इवेंट लेट करिएगा, किसके लिए, तो लिख दीजिएगा लेट इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, उसके बाद ई का सैंपल स्पेस लिखना है। ई में टोटल नंबर कितना दिखेगा, हेड ले सकते हैं, हेड टेल ले सकते हैं, टेल हेड। सर इतना क्यों ले सकते हैं तीनों, टेल से क्यों नहीं, क्योंकि आपसे कहा गया था व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी आप सैंपल स्पेस से टोटल कितना नंबर ले सकते हैं जिसमें कम से कम 1 हेड हो। तो कम से कम 1 हेड यहाँ भी है, अधिक से अधिक दोनों हेड है चलेगा, लेकिन कम से कम तो 1 हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी। इसमें हेड नहीं दिख रहा था तो इसको नहीं लिए। यही हो गया आपका कंपाउंड इवेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, मतलब परस्पर अनन्य घटना। यानी कि अगर 2 घटना में, इफ 2 इवेंट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, अगर 2 अलग अलग घटना में जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं मिले, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे मान लीजिए ना, इसके डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ E1 and E2 are 2 event such that common element, क्या लिखा है, having common no common element, सॉरी, if 2 event having no common element, यानी जिसमें एक भी कॉमन नहीं हो, यानी कि कॉमन को हम लोग सेट थ्योरी तो अभी ही पढ़े हैं ना, तो दोनों में जो कॉमन है E1 इंटरसेक्शन E2 कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी मीन्स क्या, फाई को हम लोग बोलते थे ना, कुछ भी के लिए सेट्स वर्ड में हम लोग नल फाई लिखते हैं, और कॉमन वर्ड के लिए हम लोग सेट्स में इंटरसेक्शन समझे थे। तो यानी कि यहाँ पे ये होगा। जैसे देखिए ना, इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जाम्पल अगर ले लें, तो इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि इफ अ die is thrown, what is the common
और व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 एंड नंबर ग्रेटर देन 4। ये एक एग्जाम्पल ले लिए। इफ a die is thrown, what is the event of getting number, ये नंबर एनो लिख के डॉट बोल दिए, नंबर लेस देन 3 एंड नंबर ग्रेटर देन 4। यानी अगर एक डाई को फेंका जाता है तो आपको कॉमन निकालना है ऐसा नंबर जो 3 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो इवेंट लेट करेंगे, E1 और E2। ए बी से भी लिख सकते हैं। पहले तो आप किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ना सैंपल स्पेस लिखेंगे, यानी किसके बारे में जिक्र है, डाई के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज है। टोटल 1 से लेकर के 6 अंक होता है उसमें। चलिए आप एक इवेंट फिर ई लेट करेंगे या फिर 2 लेट करना है तो नेम दे दिए E1। क्या बोला है कि सर नंबर होना चाहिए लेस देन 3, 3 से छोटा कितना नंबर है, 2 ही, 1 और 2, यानी E1 एक इवेंट लेट कर लिए जिसमें 2 मेंबर आया। एक इवेंट E2 लेट करेंगे, E2 में क्या बोला गया है, नंबर ग्रेटर देन 4 होना है। तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा, ये 5 और 6 आएगा, 5 और 6। क्या E1 और E2 में कुछ सदस्य मिल रहा है, एक भी नहीं सर, इसमें तो 1 2, इसमें 5 6 नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कंपोजिट इवेंट क्या है। लिखा है इफ़ वी गेट कॉमन एलिमेंट फ्रॉम 2 इवेंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या देखें, यानी 2 अलग अलग इवेंट में अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं आए तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट इवेंट क्या होगा, इफ़ वी गेट कॉमन एलिमेंट फ्रॉम सैम्पल स्पेस। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लें, है ना, एग्जाम्पल ले लें, इफ अ डाई इज थ्रो, व्हाट इज द इवेंट ऑफ नंबर प्राइम, व्हाट इज the event of getting odd number, के साथ और कौन सा ले लेंगे, या फिर ऑफ ऑड नहीं, इवेन नंबर लिख दीजिए, इवेन नंबर एंड प्राइम नंबर, यानी कंपोजिट इवेंट क्या होता है, जो सैंपल स्पेस से कुछ कॉमन आए उसको कंपोजिट इवेंट बोलते हैं। हम क्वेश्चन एग्जाम्पल लिए, इफ़ ए डाई इज थ्रो, व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवेन नंबर एंड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप ना सैंपल स्पेस लिखिए, यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो टोटल 6 1 2 3 4 5 एंड 6। आप 2 इवेंट मानेंगे E1। पहला क्या बोला गया है, गेटिंग इवेन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 एंड 6 है। उसके बाद एक और इवेंट E2 मानेंगे, क्या बोला गया है, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, है ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5। तो क्या E1 और E2 में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ, E1 इंटरसेक्शन E2 में एक नंबर मिल रहा है सर, 2, है ना। तो यानी ये तो कुछ आया ना, एक आए, भले ये सिंपल इवेंट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक तो आया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इवेंट,
है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो इवेंट E1 और E2 हो तो जिसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन इंटरसेक्शन फाई नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ मिले, E1 and if two E1 and E2 are two events such that E1 intersection E2 is not equal to 5, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट इवेंट। चलिए अगले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब बनाना सीखेंगे और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना तक ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर के साथ।